हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। एज़ यू नो कि पिछले कुछ क्लासेस में हमने पॉलिटी कवर किया है, जिसमें हमें काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट। हमने कुछ पार्लियामेंट के टॉपिक भी डिस्कस किए हैं, जिसके बाद हमने लोकसभा, राज्यसभा, प्रिविलेजेस, कुछ मोशंस, ये सब चीज़ें हमने कवर की है। नाउ आज हम पॉलिटिकल में पार्लियामेंट का थोड़ा सा चैप्टर, थोड़ा सा पोर्शन जो रह गया वो कवर करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स इन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी में कवर करेंगे। ठीक है, प्लीज़ मेंटेन द आप अपनी क्वेरीज जो होती हैं वो यहाँ पे चैट के थ्रू बता सकते हैं मुझे। और आप अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपके यहाँ पे लिंक आएंगी कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके कुछ भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी कि पॉलिटी जो होता है उसके सोर्सेज जो होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी है, उसके लिए एनसीईआरटी भी है और दूसरे सोर्सेज भी हैं। तो आप बहुत सारे सोर्सेज को ना जाके एक दो सोर्सेज लीजिए और उन्हीं में से पढ़ाई कीजिए एंड ट्राई टू मेक अ शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स कैसे, कुछ कीवर्ड्स ले लीजिए, उनको मेंशन कीजिए अपने नोट्स के अंदर और उनको ट्राई कि आप उनको आंसर राइटिंग के अंदर भी यूज़ करें। हम आने वाले कुछ टाइम में आंसर राइटिंग सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन कीवर्ड्स को आप आंसर राइटिंग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको करंट अफेयर्स मिलती है उनको उसके अंदर किस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नाउ। हमने पिछली कुछ क्लासेस में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था कि उनके मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे उनका रिक्रूटमेंट, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, कैसे क्या स्पीकर होता है, ये सब चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की थी पिछली कुछ क्लासेस में। तो अब हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ राज्यसभा। अगर आपने, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स नए ऐड हुए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पुराने जो वीडियोस हैं वो देखें और अगर फिर भी कोई डाउट होता है, आई एम ऑलवेज हियर, आप मुझसे कभी भी कनेक्ट करके डाउट्स पूछ सकते हो। हम डिस्कस करेंगे। बट जो लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर दे रखा है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप पुराने लेक्चर्स जाके थोड़ा रिवाइज कीजिए और मैं आने वाली कुछ क्लासेस में आपको सोर्सेज भी बताऊँगी कि एग्जैक्ट सोर्सेज आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए और आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, नाउ पोजीशन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की पोजीशन का मतलब है कि राज्यसभा की पावर्स किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर डिफाइन की गई है, किस तरीके से उनकी पावर है। तो अगर हम पोजीशन ऑफ राज्यसभा की बात करें, एक आता है इक्वल स्टेटस विथ लोकसभा, जिसके अंदर राज्यसभा की पावर जो है वो लोकसभा के इक्वल है। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स में इनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉइस सही नहीं आ रहा है मैम, वीडियो एंड वॉइस। नाउ एम आई ऑडिबल? अभी प्रॉपर तरीके से आ रही है वॉइस? प्लीज़ रिस्पॉन्ड अगर प्रॉपर तरीके से आ रही है तो। ओके, सो अब हम देखेंगे कि राज्यसभा की पावर जो लोकसभा के इक्वल होती है वो कैसे। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो आप उन एमसीक्यूज में आप ये देखोगे कि वो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सवाल पूछते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट इनकरेक्ट, लाइक दिस। अगर इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, हमने पिछली क्लासेस में बिल्स के बारे में डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं, हम आगे भी देखेंगे कि क्या होते हैं। लेकिन जो भी नॉर्मल बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, उनको इंट्रोडक्शन और उनका जो पैसेज होता है, पैसेज यानी कि उनका जो प्रोसेस होता है, उन दोनों उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर होती है। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स का मतलब है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं उनको अमेंड करनी हो, लाइक सेपरेशन ऑफ पावर है तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करना हो, लाइक जीएसटी है उसमें अंदर कुछ अमेंडमेंट करना हो, तो उससे रिलेटेड में दोनों की पावर जो होती है वो सेम होती है। नाउ इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, लाइक दो तरह के फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो भी सैलरीज वगैरह होती है या जो भी रेवेन्यू, जो भी उनका एक्सपेंडिचर होता है वो यहीं से आता है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई बिल पास हो रहा है
देन उसका वो जो होता है उसके अंदर दोनों की इक्वल पावर होती है। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस तरीके से किया जाता है। आप अगर रिकॉल कर पा रहे हैं देन इट्स गुड, इसका मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं डेली। तो इसका आप प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि हाउ प्रेसिडेंट इज इम्पीच। तो जब ये चीज़ें हो रही होती है, इलेक्शन का हो रहा होता है, तो उसके अंदर दोनों की इक्वल पावर है। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर भी हमने कवर किया था कि वाइस प्रेसिडेंट का किस तरीके से इलेक्शन किया होता है, किस तरीके से उनको रिमूव किया जाता है। तो दोनों के अंदर भी इक्वल पावर है। लेकिन राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है कि वो उनका जो रिमूवल है उनका इलेक्शन का, वो खुद ही इनिशिएट कर सकता है। नाउ ही इज रिमूव बाय द रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज अ इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी, वेरी गुड, समवन मेक द कमेंट कि आर्टिकल 54, पीके त्रिपाठी, उन्होंने कमेंट किया है कि आर्टिकल 54 है जो इसके बारे में बताया जाता है। दैट्स गुड, इट मीन्स आप पढ़ रहे हो और अपना जो रिकॉल है वो कर रहे हो पॉलिटी के लेक्चर्स में। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी किसे कहते हैं? विच इज अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी एंड अग्रीड बाय द लोकसभा बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, इसको कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो ये इनिशिएट जो है वो इसके राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है, बट इसी कॉन्टेक्स्ट में। Now, making recommendation to the President for the removal of Chief Justice and judges of the Supreme Court and High Court, Chief Election Commission and Comptroller and Auditor General। तो इनके अंदर जो भी इनको रिकमेंडेशन दी जाती है, जो प्रेसिडेंट रिमूव करता है, उसके अंदर इनकी पावर जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। आज हम जुडिशरी आगे कवर करेंगे, तब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनका रिमूवल कैसे किया जाता है। दैट वी विल लुक फॉरवर्ड। नाउ, approval of ordinance issued by the president, this also we have covered. Now please बताइए कि that's very good. Article 61 for the president impeachment, that's a good quality enrichment in your previous sections and the previous topics. That's very good, keep it up. Now इसका ordinance का article very important है, आप मुझे comment section में करके बताइए कि ordinance का president के ordinance जो होता है which article is there, and also governor का कौन सा article होता है, क्योंकि these some articles are very important। अगर आप याद करते हो, क्योंकि कई बार होता है UPSC questions पूछ लेता है, इनफैक्ट आप स्टेट PCS भी अगर दे रहे हो तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग, जिसके अंदर उन आर्टिकल्स दे रखे होते हैं और उनका रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी कभी पढ़ते पढ़ते समटाइम्स आप उनको आर्टिकल्स को याद कर लीजिए। अप्रूवल एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी। सो गाइस, एमरजेंसीज हम बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या एमरजेंसी का क्या एवोल्यूशन था, किस तरीके से फंडामेंटल को इफेक्ट करता है। दैट्स वेरी गुड। 1 2 3 एंड 2 1 3, दैट्स फैंटास्टिक। आप दोनों ने आंसर दिया है। आपका नाम शो नहीं हो रहा है, बट दिस ID इज ASSS, सो योर आर्टिकल्स आर करेक्ट। प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है 1 2 3 एंड गवर्नर का होता है 2 1 3। प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट, इसके अंदर दोनों की इक्वल पावर होती है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स, अगर मिनिस्टर्स का जो सिलेक्शन किया जाता है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, उनके अंदर दोनों की इक्वल पावर होती है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर्स इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ इधर हाउस। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो किसी भी मेंबर का हाउस हो सकता है, किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबरशिप दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। दिस, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि ये 2015 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर कि प्रेसिडेंट जो, ये मिनिस्टर्स जो होते हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। रोहित ने आंसर दिया है प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 to 61, दैट्स गुड, बिल्कुल सही है। और आप मुझे इसका पार्ट भी बता दीजिए। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है, रिस्पॉन्सिबल मीन्स कि जैसे कि कोई भी एक्शंस लेता है मिनिस्टर्स, या कोई भी आप अगर देखो कि लेट्स से मिनिस्टर्स ने कोई बिल पास किया या कोई, वो सिर्फ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उनका लोकसभा में उनके कोई भी चीज़ नॉन कॉन्फिडेंस होती है तो वहाँ लोकसभा में डिसोल्यूशन होता है, प्रेसिडेंट को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यस, जिम्मेदार, बिल्कुल, वो जिम्मेदारी जो होती है वो लोकसभा की तरफ होती है, इंडिविजुअल प्रेसिडेंट की तरफ नहीं होती है मिनिस्टर्स की। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक फाइनेंस कमीशन, UPSC, CAG, तो इसमें इनकी जो भी होता है वो इनकी रिपोर्ट को कंसिडर करता है और इस तरीके से सबमिट करता है।
एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी। जो तो एक बात ध्यान रखना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या लाइक यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, उस सब के अंदर जो भी रिलेटेड चीज़ें होती है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा की पावर सेम है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, हम कहीं कॉमन सेंस से अगर हम चाहें तो क्वेश्चंस को एलिमिनेट इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ अब हमने पढ़ा इक्वल, नाउ अनइक्वल। अनइक्वल मतलब जिसमें लोकसभा की पावर ऐसे चीज़ें जिसके अंदर राज्यसभा से ज़्यादा हो। तो जैसे मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो मनी बिल का आर्टिकल मैं आपको बता देती हूँ, आर्टिकल 110। तो मनी बिल में आर्टिकल 110 जो भी है वो मनी बिल के अंदर दे रखा है। तो मनी बिल जो भी है वो सिर्फ लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट ए मनी बिल। राज्यसभा तो ना तो मनी बिल में रिजेक्ट कर सकता है और ना ही कोई उसके अंदर अमेंड कर सकता है। इट शुड रिटर्न द बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज। अगर लोकसभा राज्यसभा पर जब बिल पास करता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर ये बिल रिटर्न करना होता है, चाहे वो रिकमेंडेशन बनाए या ना बनाए। इसका मतलब यह है कि लोकसभा की ज्यादा पावर है। तो मैंने आपको ये बताया था कि लोकसभा की अनइक्वल पावर विद राज्यसभा मीन्स लोकसभा की पावर जहाँ पे ज्यादा होती है। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए वीडियो, ठीक है। तो अब लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज़्यादा किस में होती है, जिसमें आर्टिकल 110 हम हैं वो मनी बिल, उसके अंदर जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती है वो सारी पावर जो होती है वो लोकसभा के अंदर ज़्यादा होती है। तो लोकसभा ने राज्यसभा को पास किया, भेजा बिल, सेंड किया। दैट्स गुड अंकुर, आप यू हैव ज्वाइन, ओके। सो लोकसभा ने राज्यसभा को पास किया। राज्यसभा उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, बट उसको वो बिल जो है वो 14 दिन के अंदर भेजना पड़ता है। 14 डेज के बाद वो जब बिल पास हो जाता है, दैट्स द प्रोसेस ऑफ मनी बिल। द लोकसभा कैन इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए बिल, रिजेक्ट ऑल एनी ऑफ द रिकमेंडेशन। अगर राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दी तो लोकसभा के पास इतनी पावर है कि वो उनको रिजेक्ट कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती हैं। इन बोथ द केसेस मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय। अगर ये दोनों कोई भी केस होता है, चाहे एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, मनी बिल जो होता है वो पास हो जाता है। एक बात और याद रखना, अगर मनी बिल पास नहीं करती है लोकसभा, दैट मीन्स अ डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनी बिल। मनी बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी दैट वी विल कवर लेटर। नाउ नेक्स्ट, now financial bill not containing solely the matter of article 110 can also be introduced only in the Lok Sabha। कुछ financial bill के आर्टिकल बता देती हूँ, 117 होता है, so please remember this। जो भी इसके अंदर नहीं होते हैं आर्टिकल 110, वो उसके अलावा भी जो मैटर होते हैं वो भी फाइनेंशियल बिल के अंदर, इसी के अंदर पास किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं किए जाते हैं। तो इसका मतलब बट विथ रिगार्ड टू इट्स पैसेज मीन्स पास करने में दोनों की सेम पावर है। सेम पावर मतलब the final power to decide whether a particular bill is a money bill is not vested is vested with the speaker of Lok Sabha। It means now I think video start हो गया है फिर से। तो मनी बिल है या नहीं है ये भी कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। इट मीन्स मनी बिल के अंदर मोर पावर है देन
राज्यसभा, लोकसभा की ज़्यादा पावर है देन राज्यसभा। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस, स्पीकर जो है वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है। द लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन द जॉइंट सिटिंग एक्सेप्ट व्हेन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द रूलिंग पार्टी इन बोथ द हाउस इज लेस देन दैट ऑफ अ ऑपोजिशन पार्टी। दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस स्टेटमेंट। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस, ये भी 2015 के प्रीलिम्स में एज इट इज ये स्टेटमेंट पूछा गया था कि राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट विच इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा सिर्फ डिस्कस ही कर सकता है बजट को एक्सेप्ट, बट ये वोट ऑन डिमांड्स नहीं दे सकता है। वोट ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट्स हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है डिटेल में। अभी आपको सिर्फ आपका मोटिव है कि आप ये याद रखो कि लोकसभा की पावर राज्यसभा के किस में अबव होती है, किस में इक्वल होती है, और राज्यसभा की किस में ज़्यादा पावर होती है। अ रिजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन पास ओनली बाय द लोकसभा नॉट बाय द राज्यसभा। ये हम इमरजेंसी के अंदर डिस्कस करेंगे। Now next, राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट, कैन नॉट डिमांड फॉर द ग्रांट, ये हमने पढ़ लिया। रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी पढ़ लिया। राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ये हमने डिस्कस किया था कि राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट बॉडी होती है, तो वो उसमें डिसोल्यूशन नहीं होता है, टेम्पररी हाउस नहीं होता है। लोकसभा टेम्पररी हाउस होता है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ओके, सो दिस इज बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो किसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा को। अभी हमने डिस्कस किया था। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकती है, डिसॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है। नाउ स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा का मतलब है कि जिसमें राज्यसभा की ज़्यादा पावर होती है। इट कैन ऑथराइज, ये 3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इनको चाहो तो मेंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, बट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, और इनके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, now it can authorize the parliament to make a law on the subject enumerated in the state list। ये पार्लियामेंट को बोलता है कि आप जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ है उन पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, दैट इज अंडर आर्टिकल 249। ये ऑथराइज करता है पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जो होता है, जो कि सेंटर कॉमन होता है सेंटर और स्टेट्स को, वो ये बोलता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जब भी क्रिएट करना होता है, जैसे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का रिकमेंडेशन ARC ने दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या कमिटी आप बोल सकते हो, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि वी शुड हैव ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो होंगी वो तभी होती है जब राज्यसभा ही ऑथराइज करती है कि आगे क्रिएट करो। इट अलोन कैन इनिशिएटिव मूव ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल इसी में होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी मेजॉरिटी के साथ उसका रिमूवल किया जाता है और कैसे किया जाता है। इफ़ यू आर एबल टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ राइट इट। यहाँ पे आई सी कि आप लोगों ने कितना रिवाइज किया है। In other words, a resolution for the removal of the vice president can be introduced only in the Rajya Sabha, not in Lok Sabha. So that article is important. Now, अगर proclamation is issued by the president for the imposition of national emergency, president rule, financial emergency at a time when the Lok Sabha has been dissolved, dissolution of Lok Sabha takes place within the period approval, then the proclamation can remain effective even if it's approved by the Rajya Sabha alone। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एमरजेंसी पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा पर्पस ये देने का ये था ताकि आप ये आर्टिकल एक बार फेमिलियर हो जाओ कि एमरजेंसी से आर्टिकल जो है वो ये आर्टिकल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इन आर्टिकल्स को देने का सिर्फ यही पर्पस था। नाउ अब ये पोजीशन का रीज़न क्या है? सी कोई किसी अब क्यों ऐसा किया गया कि लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई, राज्यसभा को कुछ मैटर्स के अंदर कम पावर दी गई है? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि राज्यसभा में, लेकिन अगर राज्यसभा की भी अगर हम ऐसा देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पावर कम है, उनकी भी पावर ज़्यादा है। कई मायनों में अगर आप देखो तो उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया था कि 3 आर्टिकल्स जो ऐसे प्रेजेंट किए थे 249, 312 एंड 67, जिसके अंदर राज्यों के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ओवरऑल
ओवरऑल। सो अगर राज्यसभा को इतना भी वीक नहीं है जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरीके से बनाया गया है, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो लोकसभा के होल तो ज़्यादा हो सकते हैं, बट राज्यसभा की इतनी भी वीक पोजीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ब्रिटिश की तरह स्ट्रांग भी नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर के अंदर जो होती है वो मोस्टली इक्वल ही मानो, बट हाँ थोड़ी कम होती है क्योंकि लोकसभा के अंदर ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, तो वो उनके पास फाइनेंशियल मैटर्स की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है, लाइक रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल, रिलेटेड टू डिमांड फॉर ग्रांट्स, रिलेटेड टू बजट, रिलेटेड टू मनी बिल, लाइक दैट। नाउ फिर राज्यसभा की यूटिलिटी क्या है? राज्यसभा की यूटिलिटी ये क्या है कि जो भी डिफेक्टिव होता है, केयरलेस और इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन जो लोकसभा में बनाते हैं, जो भी पास किए जाते हैं, अगर सिर्फ उनको प्रोविजन को जिताने के लिए, तो राज्यसभा उनकी प्रोविजन को एनालाइज करता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है और देखता है कि कोई भी हैफ्टी चीज़ जो हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड जो भी हो, वो अगर पास तरीके से हो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर रिजिड प्रोविजंस हो। तो राज्यसभा जो है वो प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है फॉर द अगेंस्ट द अनदर हाउस, अगेंस्ट द लोकसभा। इट फैसिलिटेट्स गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू ऑफ एमिनेंट प्रोफेशनल्स। ये मैंने आपको बताया था, आप रिकॉल कीजिए कि राज्यसभा के अंदर किस तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, कितने होते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किस तरीके से उनको नॉमिनेट किया जाता है, कौन करता है, ये भी आप बताइए क्योंकि दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्यसभा के अंदर ओवरऑल हम अगर देखें तो इंक्लूसिव चीज़ है। इंक्लूसिव का मतलब है कि तरह तरीके से एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को लिया गया है, वो अपने व्यूज़ रखते हैं, वो अपना अमेंड करती हैं चीज़ें, तो कभी भी हैस्टी डिसीजन करके पास नहीं किया जाता है कोई भी बिल। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इवन इफ यू कैन रिकॉल दैट्स वेल एंड गुड। इट मेंटेन्स द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। ऐसा नहीं अगर राज्यसभा ना हो, राज्यसभा अपोज करता है चीज़ों को, तो बिल पास नहीं किया जाता। अगर राज्यसभा नहीं होगा तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, कोई दूसरे हाउस में जाएगा ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेट्स की ऑटोनॉमी भी जो होती है वो खतरे में आ जाती है, तो उस सब को रोकने के लिए राज्यसभा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो प्रॉपर चेक देखता है कि हाँ ये बिल तरीके से पास हो रहा है, सेंटर ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करे स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि सभी स्टेट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है, सबकी टोपोग्राफी अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस अलग है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी डेफिनेटली अलग होगा। नाउ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने कुछ पिछली क्लासेस में किया था। नाउ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? प्रिविलेजेस का मतलब ही होता है कि कुछ प्रिविलेज देना, कुछ स्पेशल राइट्स होना, कुछ पावर्स होना स्पेशल, उसको प्रिविलेजेस बोला जाता है। नाउ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर द स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एज एग्जेम्पशंस enjoyed by the House of the Parliament, their committee and their member. They are necessary in order to secure the independence and effectiveness of their action. वो इसलिए होता है कि जो भी वो कोई एक्शन करे, तो ऐसा नहीं कि उनके एक्शन, जो भी वो एक्शन करे किसी को अगर अच्छा नहीं लगे, लेट्स से मिनिस्टर्स को या जुडिशरी को, तो उनके एक्शन इस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता है। उनको कुछ स्पेशल पावर्स होती है, इम्यूनिटीज़ होती हैं, लाइक सिविल केसेस में, कुछ क्रिमिनल केसेस में, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रिविलेजेस। विदाउट दिस प्रिविलेजेस द हाउस ऑफ कैन नाइदर मेंटेन देयर अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर। ये तो पता चला कि एक मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, उनके और दूसरे पार्टी का कोई मिनिस्टर्स उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उनके अगेंस्ट केस कर दिया। तो ऐसे करेंगे तो जुडिशरी के अंदर काफ़ी पेंडिंग केसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे और डिग्निटी भी ख़राब होगी। किसी के वो कहीं के एमपी होंगे, एमएलए होंगे, तो सेशंस के अंदर या फिर हाउस के अंदर, उन स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो है डिग्निटी ख़राब होगी, उनकी रिस्पेक्ट ख़राब होगी। तो इसलिए उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है टू सेफगार्ड फ्रॉम द सच एक्शंस। क्लियर है? ये प्रिविलेजेस जो है वो अभी रीसेंट टॉपिक चल रहा है, ये काफ़ी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर भी ये टॉपिक बहुत चल रहा था, बट हम ये आएंगे करंट अफेयर्स के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ classification, parliamentary privileges can be divided into two categories: those that are enjoyed by each house of the parliament collectively, यानी ministers जो collectively privileges enjoy करता है, और दूसरा जो कि enjoyed by the members individually, जो कि कुछ होते हैं जो individually enjoy करते हैं। Now, collective privileges का मतलब है कि it has the right to publish reports, debate, procedure and also the rights to prohibit others from publishing the same।
चाहे तो वो मिनिस्टर्स जो होते हैं, एमपीज जो होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, और वो प्रोहिबिट भी कर सकते हैं कि उनका वो कॉपीराइट है कि कोई और उन रिपोर्ट्स को पब्लिश ना करे। The 44th Amendment Act restored the freedom of press to publish its report. 44th अमेंडमेंट ने वो कर दिया था, इनको रिस्टोर कर दिया था, बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। जब भी सीक्रेट सिटिंग हो रही होती है तब बिल्कुल सीक्रेटली काम होता है, कोई मीडिया या कि कोई भी राइट नहीं होता कि वो उनकी रिपोर्ट को पब्लिश करे। इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग, स्ट्रेंजर्स को ही एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रोसीडिंग्स के अंदर और सीक्रेट सिटिंग के अंदर, क्योंकि उनको अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने हो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? प्लीज़ आप यू कैन इंटरैक्ट, आप मैसेज कर सकते हो यहाँ पे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो कि आपको अगर डाउट हो, सो आई एम हियर टू रिप्लाई यू, रिस्पॉन्ड यू कि क्या डाउट है। अदरवाइज आई नो दिस इज़ अ ऑनलाइन सेगमेंट, आप लाइव क्लासेस देख रहे हो, सो इट्स बिकम समटाइम वेरी complex to interact with the teacher and students, but just let me know। आप मुझे अपना दोस्त मानिए, आप मेंटोर मानिए, जो मानना है मानिए, बट हम ये सेशन ट्राई करेंगे कि हमें ज़्यादा इंटरेक्टिव हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो की रिकॉर्डिंग या ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये लाइव लेक्चर देखें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे में ये सेशन इंटरेक्टिव हो सकता है, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट कम टू यू नो फॉर फिजिकल टेकिंग अ फिजिकल क्लासेस। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको ऑनलाइन लाइव होते हुए देखें। बाकी अदरवाइज़ आई थिंक आप यहाँ पे सपोर्ट पे कॉल करके या सपोर्ट पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको इनकी सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नाउ इट कैन, अब हम आगे चलते हैं प्रिविलेजेस के अंदर। इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड एडजुडिकेट अपॉन सच मैटर। ये रूल्स बनाता है कि वो रेगुलेट करे खुद के प्रोसीजर को, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये सारी जो प्रिविलेजेस हैं ये इनको दी गई है। ये मेंबर्स को पनिश कर सकते हैं, आउटसाइडर्स को भी। कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, अगर कोई भी ब्रीच करता है, ऐसा नहीं कि मिसयूज़ किया जाए प्रिविलेजेस को। ओके मैम, बट नेटवर्क इशू की वजह से बीच बीच में इशू क्रिएट हो रहा है। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो रहा है, फिर से ज्वाइन कर सकते हो। मेरी तरफ से इशू है या आपकी तरफ से इशू, वो भी मुझे बता दीजिए। अगर मेरी तरफ से इशू है तो आई मेक श्योर कि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपरली रहे। लेकिन आज दिल्ली के अंदर बहुत तेज़ सर्टेन बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुछ नेटवर्क इशू आ रहे होंगे। बट अगर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है तो आई सजेस्ट कि आप नेटवर्क जोन में चले जाएं, अगर बाहर जा सकते हैं क्लास अटेंड करने, या फिर अगर नहीं आ रहे हैं तो ओके, आई रिक्वेस्ट कि आप बाद में भी देख सकते हैं। नो इश्यूज़ विद दैट, ठीक है। तो ये मेंबर्स जो भी आउटसाइडर्स को ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए अगेंस्ट उनके एक्शन ले सकता है, ऑल्सो सस्पेंड कर सकता है इन केस ऑफ अगर कोई मेंबर्स इस तरीके से करता है। क्या मैं भी दिल्ली में ही हूँ, दैट्स ग्रेट। तो आप पता होगा आपको कि आज काफ़ी पावर कट हो रहा है और काफ़ी बारिश, अनसर्टेन बारिश हो रही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इट इज़ अ राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ अ मेंबर। इसको के पास डायरेक्टली इनके पास राइट है कि ये रिसीव करे इंफॉर्मेशन को, अरेस्ट का, डिटेंशन का, कन्विक्शन एंड इम्प्रिजनमेंट का। ये इंस्टीट्यूट कर सकता है इंक्वायरीज को एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस and send for relevant papers and records. So this is the privileges. कोर्ट्स प्रोहिबिटेड होता है, क्योंकि कोई भी हाउस के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही होती है, कमेटी बन रही होती है, तो कोर्ट उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, ना ही उस टाइम पे इंक्वायरी कर सकता है उनसे। नो पर्सन द मेंबर आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड लीगल प्रोविजन सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व विद इन द premises of the house without the permission of presiding officer. So who is the presiding officer of Lok Sabha? Please कमेंट्स में बताइए। एंड हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्य सभा, वो भी बताइए। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था इनको। नाउ अभी हमने कलेक्टिव प्रिविलेजेस की, नाउ इट्स टाइम फॉर द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। सो व्हाट आर द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस? इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के अंदर होता है कि पार्लियामेंट वो सेशंस जब भी चल रहा होता है, वो 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में नहीं।
उनको पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी मेंबर जो कोई भी कोर्ट के अंदर उस तरीके की प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं है जो भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला है। एज यू नो कि पार्लियामेंट्स में कितने सारे डिबेट होते हैं, तो किसी को भी इस तरीके से इंक्वायरी नहीं की जा सकती है कि आपने पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ क्यों बोला। वहाँ पे पूरी फ्रीडम होती है, मेंबर्स अपने व्यूज़ रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिल पास हो रहे होते हैं, चीज़ें पॉलिसीज़ बन रही होती है, इम्प्लीमेंट होने की कगार पे होती है, तो उस टाइम पे उनके बीच में डिबेट्स डेफिनेटली चलेंगे, डिसेंट होगा, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट भी होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होगा। तो उस केस में कोई कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने पार्लियामेंट के सेशन के अंदर ये बोला मिनिस्टर्स ने, नो। तो उनको उस तरीके से इम्यूनिटीज़ होती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रिविलेज जो उनको मिलती है, बिकॉज वो अगर डिस्कस नहीं करेंगे, डिसेंट नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, तो कैसे बिल पास होंगे और कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट होंगी, I mean formulate होंगी। They are exempt from jury services. They can refuse to give evidence and appears as a witness in case pending in a court when parliament is in session. Parliament session में कोई ministers अगर MP कोई भी witness है कहीं का, या फिर कोई उसको proceed करना है, तो वो नहीं कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो नहीं करना चाहता है। Breach of privileges, this is also important. ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ये भी है कि कई बार हम प्रिविलेजेस हमें मिलती है तो हम कई बार सोचते हैं कि हम उसका मिसयूज़ करें। तो सिमिलरली जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कई बार मिसयूज़ करने का सोचते हैं। तो किस तरीके से वो मिसयूज़ करते हैं, दैट वी विल सी। सो व्हेन एन इंडिविजुअल और अथॉरिटी disregards or attack any of the privileges, rights and immunities either of the member individually or the house in its collective capacity, the offense is termed as breach of privileges। कि वो हाउस को अटैक करते हैं, कोई इंडिविजुअल अथॉरिटी को अटैक करते हैं, और इस तरीके से अगर वो ब्रीच करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। एनी एक्ट और ओमिशन विच ऑब्स्ट्रक्ट द हाउस, कोई भी एक्ट किसी भी मिनिस्टर्स का या मेंबर का पार्लियामेंट का अगर हाउस की प्रोसीडिंग को अगर रोकता है या उनको ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, तो उसके मेंबर्स जो होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कई बार ये भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस होता है कि आप जैसे कि एज आई सेड कि अगर हमारे बिल में अगर आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे तो बिल फॉर्मुलेट कैसे होगा, पास कैसे होगा। तो उस प्रोसीडिंग के अंदर अगर एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को रोकने की कोशिश करता है कि बिल ना पास हो, या इस तरीके से क्रिटिसिज्म देता है जो कि उसकी अथॉरिटी को, उसकी डिग्निटी को हार्म पहुंचाता है, तो उस केस के अंदर दैट इज़ कंसिडर एज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। कि भाई आप पास ही नहीं होने दे रहे हो, आप इस तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हो सभा के अंदर, सेशंस के अंदर, कि बिल ही नहीं पास होने दे रहे हो। तो कई बार ये दैट प्रिविलेजेस लीड्स टू द मिसयूज ऑफ प्रिविलेजेस, दैट्स कॉल्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। नाउ प्रिविलेजेस के सोर्स क्या हैं? दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिविलेजेस का। सो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया था 2 प्रिविलेजेस, दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट एंड द राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस के अंदर, आर्टिकल याद रख लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिविलेजेस 5 सोर्सेज से हैं। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरियस लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ द हाउस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सो दिस इज दीज आर सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस। आई थिंक पार्लियामेंट मेरी तरफ से कवर हो चुका है। कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे बताइए, हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी डिस्कस है या टॉपिक्स जो भी हमें डिस्कस करना है, क्योंकि डैट वुड बी ईजी। अब हम स्टार्ट करते हैं जुडिशरी। जो भी टॉपिक अगर रह गया हो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिए कमेंट्स के अंदर या फिर लाइव क्लासेस के अंदर कि मैम ये टॉपिक कवर करवाइए। बट आने वाली कुछ क्लासेस में हम पार्लियामेंट पॉलिटी जो है हम काफ़ी डिटेल्स में ही डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से ये क्लास चलेगी। आई रिक्वेस्ट कि आप चाहें तो आप इवनिंग सेशंस आप कर सकते हैं अटेंड, और मॉर्निंग में भी कुछ सब्जेक्ट के सेशन होते हैं आप अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और फ्रेंड्स, आप काफ़ी घबरा जाते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट कैसे करेंगे प्रिपरेशन के अंदर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1 बाय 1 सब्जेक्ट कीजिए। जैसे कि अगर आपका पॉलिटी चल रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बेसिक्स
6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट हो जाइए। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी, पॉलिटी से रिलेटेड, सोशल पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क है, ऑल दीज आर नेम्स ऑफ एनसीईआरटी 6 से 12 के अंदर। दीज एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको स्टोरीज मिलेंगी। रमेश और सुरेश दो आपस में बात कर रहे हैं, क्या व्हाट इज़ पार्लियामेंट, तो सेशन कैसे होता है, वो कैसे दो हाउस बनते हैं, प्रेसिडेंट क्या होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी क्या वो आप पढ़िए। मैम थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड को हिंदी में भी बता दिया करें। बिल्कुल बता दिया करेंगे। आप मैसेज कर दीजिए जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी लैंग्वेज इंग्लिश रखूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समझ आए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी समझ पाएँ कि क्या बोला जा रहा है। अगर आपको लैंग्वेज इशू है तो आप प्लीज़ मैसेज कीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको बोलूँगी कि अगर जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी मीडियम का या तो सोर्स लेके बैठिए या फिर थोड़ा बहुत आप गूगल ट्रांसलेटर से भी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस इशू को ओवरकम करेंगे धीरे धीरे। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो ओके हम वर्क करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, लैंग्वेज में कोई इश्यू हो रहा है समझने में, तो हमें इसके साथ कोप अप करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर्स जो है वो इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे। क्या ओके नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी है आप, वो ज़रूरी है। 6 से 12 तक की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टोरी फॉर्म में वो मिलेंगी। 11-12 की जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ रहा है, तो आप घबराइए मत, आप सिर्फ एक बार उसको रीडिंग के लिए पढ़िए। फिर जब आप पॉलिटी पूरा कवर कर लेंगे तब आप उनको करंट अफेयर से लिंक कीजिए, फिर आप वापस एनसीईआरटी पढ़िए 11-12 की। उस एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि वो मोस्टली मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। GS 2 के अंदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है, तो उसके अंदर आप धीरे धीरे उनको नोट्स जब बनाएंगे तो जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तब आपको समझ आएगा कि यस मैम बट सेम टाइम पर ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, या आई अंडरस्टैंड। तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको उस तरीके से समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। तो आप हाँ उनके कीवर्ड्स नोट डाउन कीजिए, उनको समझने की इस तरीके से कोशिश कीजिए, ताकि आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो आपका सोर्स लक्ष्मीकांत है वहाँ से कवर हो रहा है, और जो आपका मेंस का जो कुछ स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं वो आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी इज मस्ट, इट्स वेरी गुड एनसीईआरटी। आप शायद अगर जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, काफ़ी डिटेलिंग है, लेकिन आप उसको धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस आप इसको आंसर राइटिंग के अंदर काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जुडिशरी की तरफ मूव करते हैं। ओके ठीक है गाइज, आपको ये तो पता ही है कि प्रेसिडेंट हमने कर लिया, एग्जीक्यूटिव हमने कर लिया, ठीक है, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव हमने कर लिया, जिसके अंदर पार्लियामेंट जिसको बोला जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ें अलग है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आता है जुडिशरी, क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव तीनों को मिला के होता है। तो जुडिशरी क्या होता है और क्यों होता है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, और डिस्ट्रिक्ट पे जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आपका ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये जो लेवल नीचे नीचे ब्लॉक और विलेज लेवल पे आते रहते हैं। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट में हम ये देखेंगे, unlike the American Constitution, Indian Constitution has established an integrated judicial system. Integrated judicial system का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक ही लॉ चलता है, मतलब आई मीन हायर लॉ चलता है, दैट इज अ सुप्रीम लॉ, सुप्रीम कोर्ट का लॉ। ठीक है, विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट बिलो इट, एंड नीचे आप आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। Under a high court and below the state level, there is a hierarchy of subordinate courts, as I mentioned, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट्स।
द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से अडॉप्ट किया था. सो दैट्स वाई ये जुडिशरी जो है वो हमने ब्रिटिश टाइम से अडॉप्ट की थी रेदर देन अमेरिकन सिस्टम से हमने अडॉप्ट किया. वो इन्फोर्स बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉ. आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 124 टू 147. आप मुझे पार्लियामेंट के आर्टिकल प्लीज़ कमेंट के अंदर बताइए कि पार्लियामेंट का कौन सा आर्टिकल होता है और कौन सा, हाँ वो पार्ट कौन सा बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को. आप वो कमेंट में बताइए और मुझे पार्लियामेंट के आर्टिकल्स बताइए कि व्हाट आर द पार्लियामेंट आर्टिकल. प्लीज़ डोंट यूज़ गूगल, आपको जितना याद आ रहा है उससे ही आप मुझे बताइए तो ज़्यादा सही रहेगा. ठीक है. नाउ आर्टिकल 124 टू 147 जो होता है दैट इज द आर्टिकल्स होते हैं जुडिशरी के. पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर, प्रोसीडिंग एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथराइज टू रेगुलेट देम, पार्लियामेंट उनको रेगुलेट करता है. द कॉम्पोजिशन कैसा होता है और इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है. एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जो है वो 34 जजेस है, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस. 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस. तो इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो भी एट प्रेजेंट इतनी है. 2019 ने सेंटर ने नोटिफाइड किया था कि वो इंक्रीज करे नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 31 टू 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो 31 से अब 34 हो गई है, यानी 31 से 34 हो गई है. दिस फॉलोड द इनैक्टमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर्स का है कि इसको कौन सा बोलते हैं, नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है. ओरिजिनली स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की वो फिक्स थी, यानी कि 8 थी, जिसके अंदर 7 + 1 था. लेकिन पार्लियामेंट ने नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि पेंडिंग केसेस बहुत हो रहे हैं. जैसे जैसे हम मॉडर्न एरा में आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजिकल क्राइम भी अब बढ़ते जा रहे हैं, तो जुडिशरी के पे बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर नंबर ऑफ जजेस ज़्यादा होंगे तो वो बहुत कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, केसेस को. नाउ अब जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है वो हमें देखना होगा. जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. एज आई टोल्ड यू कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करता है. ठीक है, तो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा. चीफ जस्टिस जो होता है वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट किया और उसका प्रेसिडेंट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है. आई होप आई एम गेटिंग, आपको समझ आ रहा है. आई होप आप सिर्फ लाइव के लिए लाइव नहीं है, आप मतलब अच्छे से लेक्चर्स देख रहे हैं. और आई होप कि आप अगर इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएं, इंटरेक्टिव एज इन आप थोड़ा डाउट्स पूछें, या फिर मैंने अभी आपको बोला था पार्लियामेंट के आर्टिकल्स बताइए, बट नोबडी हैज़ रिटर्न दैट. आप पार्लियामेंट्स के आर्टिकल बताएंगे तो आई विल बी मुझे देखिए आपको तो एनीवे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट ये लेक्चर्स इफेक्टिव कब होंगे? आपको बहुत सारे सोर्सेज भी मिलेंगे इंटरनेट पे पढ़ने के लिए, लेकिन ये लेक्चर्स इफेक्टिव कब होंगे? जब हमारा कम्युनिकेशन होगा, जब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, ओनली देन आपको समझ आएगा कि आपको क्या इशू है, मुझे भी समझ आएगा कि आपको क्या इशू है. एंड आई थिंक मैं भी ज़्यादा अच्छे बेटर तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगी और बता पाऊंगी जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास स्किल्स है. और इसमें आप भी अगर आप थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे तो आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. क्योंकि अगर आपके डाउट्स रहेगा, आपको लगेगा कि बाद में देखेंगे, बाद में पूछेंगे, तो नहीं हो पाएगा. क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस एक्चुअल में बहुत बड़ा है. अगर आप सारे टॉपिक्स अगर देखो तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं. तो अगर हम उनको उस टाइम पे नहीं डील करेंगे तो आई थिंक ये बहुत लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ समझना है, बाद में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं. तो जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, हाउ विल यू एबल टू डू दैट, राइट? सो आई रिक्वेस्ट कि लाइव है, आई एग्री, आप मेरे सामने नहीं हो, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, उस फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, बट
अगर ऑनलाइन इंटरेक्शन है, आप लोग आई थिंक ऑल ऑफ यू आर लाइक मोस्टली मोल्डेड विद द सोशल मीडिया सिस्टम बिहाइंड द लैपटॉप्स या मोबाइल्स, आपके लोगों से बात करते हैं। तो जैसे आप फेसबुक पे इंटरेक्शन करते हैं या इंस्टाग्राम पे या बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे या व्हाट्सएप पे, आई रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पे भी इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि जब आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल दीज आर वेरी स्टैटिक टॉपिक, तो कई बार है ना बोरियत से होने लगती है टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते कि अरे क्या पढ़ा रही है मैम ये समझ ही नहीं आ रहा, हम तो इस बैकग्राउंड से, क्या पढ़ा रहे हो आप। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, आप एटलीस्ट यस नो, मैं अगर बोलती हूँ कि आई होप मैं क्लियर हूँ, तो आप थोड़ा यस नो तो कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा सही है। आई डोंट नो यहाँ पे म्यूट का और अनम्यूट का ऑप्शन है क्या आप लोग के पास? अगर आपके पास है तो आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो वाया वॉइस, लेकिन अगर नहीं है तो आप मुझसे चैट इज़ द बेस्ट मीडियम, आप चैट्स के थ्रू पूछ सकते हो। दैट्स गुड अंकुर, यू आर क्वाइट इंटरेक्टिव। आपने आर्टिकल मेंशन किया आर्टिकल 79, बट ये किसके लिए मेंशन किया है आपने आर्टिकल 79? मतलब पार्लियामेंट के लिए किया है, तो पूरे आर्टिकल्स बताइए कि कौन सा आर्टिकल होता है ओवरऑल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, अपॉइंटमेंट जजेस का इस तरीके से हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरीके से हुआ, ये बताया। जजेस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके, दूसरे कोई जजेस होते हैं उनके साथ कंसल्ट करके इस तरीके से उनको अपॉइंट करता है। द कंसल्टेशन ऑफ ए चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। मतलब अगर ये कंसल्टेशन जो करता है प्रेसिडेंट, ये ऑब्लिगेशन होता है, अगर वो जजेस से कंसल्ट नहीं करता तो नहीं अपॉइंटमेंट माना जाता है। ऐसा अगर हुआ जाए तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो कंसल्ट करना जजेस के साथ, उनका कंसल्ट करना इज़ वेरी मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देखिए, यही है सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जेक्टिव हमने देखा, लेजिस्लेटिव हमने देखा, जुडिशरी, यही सेपरेशन ऑफ पावर है कि प्रेसिडेंट कितनी लिमिट है किसी को अपॉइंट करने में। अगर मैं अपना ही कोई फेवरेट बंदा या बंदी अपॉइंट करूंगी चीफ जस्टिस, तो ऑब्वियसली वो मेरे ही फेवर में काम करेगा। इसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है या अमेंडमेंट्स हुए हैं कि नहीं, आपको कंसल्टेशन लेनी होगी जजेस के साथ, उसके बाद ही अगर कंसेंसस होगा तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, मुझे कमेंट में बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कौन है। रेजिग्नेशन लेटर हम आएंगे, रेजिग्नेशन नवनीत ने पूछा है, वो हम आएंगे उस पर, क्योंकि पहले अपॉइंटमेंट तो कर दे, आपको हटाने की पड़ी है। पहले अपॉइंटमेंट देखिए, उसके बाद हम रिमूवल पे भी जाएंगे कि उनको रिमूव कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। कूल। नाउ अपॉइंटमेंट जो होता है 1950 टू 1973 प्रैक्टिस हैज बीन टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जजेस। पहले प्रैक्टिस थी कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा उनको अपॉइंट कर दीजिए, क्योंकि पहले जस्ट हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जस्ट हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म हुई थी या जस्ट डेमोक्रेसी, तो हमने सीनियर मोस्ट जजेस को कर दिया। फिर उसके बाद स्टेप कन्वेंशन, बट लेकिन 1973 में इसको वायलेट किया गया था जब एएन रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। ठीक है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनको कंसिडर नहीं किया, लेकिन एएन रॉय को कंसिडर किया गया था। तभी वायलेट कर दिया गया था इस प्रिंसिपल को कि भाई सीनियर मोस्ट को तो आपने बनाया नहीं। तो फिर अगेन 1977 में एमयू बेग वाज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग द सीनियर मोस्ट जजेस। फिर से सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड कर दिया। फिर तो इस तरीके से डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज कर्टेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सेकंड जजेस केस। ये केस है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको मेंस आंसर राइटिंग के अंदर यूज कर लीजिए प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डेली आंसर लिखिए प्लीज। आप जब तक आंसर नहीं लिखेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरीके से चीजें इंक्लूड करनी है। तो आप इन सब जजमेंट्स को, इन सारे जो केसेस, इनको इंक्लूड कीजिए उसके अंदर, आंसर राइटिंग के अंदर। और मैं चाहती हूँ आप सब अच्छा करें। मेंस तो लिखे ही लिखे सब लोग, फिर निकालो, आप रट लो जो भी चीज़ है, मगअप कर लो, समझो, जैसे भी करना है आप कर लो। हम धीरे धीरे उस टेक्निक पे भी आएंगे कि कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बट ये जैसे भी कोई फैक्चुअल चीज़ें देखो ना, उनको नोट कर लो कि ये तो मैं मेंस में लिखूंगा, क्योंकि अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के अंदर फैक्चुअल चीज़ें लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है उसको ये लगता है कि वहाँ बंदे के पास नॉलेज है, इसके पास नॉलेज है कि हाँ ये प्रेजेंट कर सकता है चीज़ों को, और फिर वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। फिर आप जब इंटरव्यू में भी कोई आपसे जजेस के बारे में, कोई करंट टॉपिक के बारे में पूछेगा ना, आप फिर फैक्चुअल नॉलेज दोगे ना उनको, वो भी इंप्रेस होंगे कि आपने काफ़ी अच्छे लेवल तक उनको मतलब बताया है कि क्या आपको नॉलेज है, बैकग्राउंड के बारे में पता है आपको। ठीक है,
तो ये ऐसा होता है सेकंड जज केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो ही अपॉइंट होना चाहिए, उसके अलावा नहीं हो सकता है, ठीक है। देन पर्सन जो जजेस अपॉइंट होता है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है। क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं किसी को भी जज बना दिया जाए। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, कुछ तो क्वालिफिकेशंस होएगी ना, तभी तो मतलब उनकी मेन हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट की कहाँ है, दिल्ली में है। यहाँ पे बैठ के अगर आप केसेस सॉल्व कर रहे हो, मतलब कितने हाई क्लासेस, हाई कमिटी, हाई क्लासेस या गवर्नमेंट के केसेस सॉल्व कर रहे हो आप, तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस है कि पर्सन को जो होना चाहिए वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वो, ठीक है। ही शुड हैव बीन अ जजेस ऑफ हाई कोर्ट का जज होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स, अगर 5 ईयर तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए वो। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। ये और है, और का मतलब है कि इनमें से कोई एक होनी चाहिए, ये तो कंपल्सरी है। सेकंड पॉइंट बी सी है वो, इसमें और है, मतलब एक इसमें से कोई और होना चाहिए। अगर एंड होता मतलब दोनों चाहिए, और का मतलब और एंड का मतलब, आई होप आपको क्लियर है ना। और एंड का मतलब कि एंड किसको बोलते हैं और किसके लिए यूज किया जाता है। रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग अभी, चलो ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। मैं अज्यूम करके जा रही हूँ कि ओके रिप्लाई आया, ओके गुड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जज होना चाहिए हाई कोर्ट का 5 साल तक, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल तक, और या फिर डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई अच्छा जूरी होना चाहिए कि हाँ डिस्टिंग्विश होना चाहिए, ठीक है। इससे क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया मिनिमम क्वालिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया कि किस तरीके से कोई एज होनी चाहिए। मतलब कोई 65 ईयर्स के भी हैं, या मतलब लेट्स से 60 ईयर्स के हो या 61 ईयर्स के, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। कोई एज नहीं है, कोई भी बन सकता है, लेकिन ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ये वाली, कि वो इतने साल तक जज रहना चाहिए या जूरी होना चाहिए या फिर इस तरीके से सर्व किया हुआ होना चाहिए। यस नवनीत ने आंसर लिखा है कि मैम बोथ जो होता है वो और मतलब एंड के लिए होता है, और जो होता है वो और के लिए होता है। बिल्कुल सही लिखा है आपने, यही मैं बता रही थी। नाउ ओथ और अफर्मेशन का क्या मतलब होता है कि bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty of integrity of India, to duly and faithfully and to best of his ability, knowledge and judgment। ये याद कर लो, ये कैसे कैसे सुंदर होते हैं। देखिए आप कि भाई आप ट्रूली फेथफुल रहोगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है आप उसके प्रति आप बिल्कुल डिसलॉयल नहीं रहोगे, लॉयल रहोगे। सोवरेंटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को होल्ड करोगे, मेंटेन रखोगे, जो भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को यू विल मेंटेन दैट। उसके बाद बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी और नॉलेज से जजमेंट दोगे, बायस्ड होकर जजमेंट नहीं दोगे। ये सब ओथ ली जाती है। ओथ का मतलब पता है ना, शपथ जिसको बोलते हैं, ये सब ली जाती है। टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड रखोगे। ऐसे नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को गिरा के आप कोई भी जजमेंट दे रहे हो। तो कोई भी जजमेंट पढ़ लीजिए, चाहे फांसी की सज़ा हो, डेथ पेनल्टी जिसको बोलते हैं, या फिर किसी को कोई क्राइम की सज़ा मिली है, या फिर आप कोई भी जजमेंट पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट के या जजेस के, तो उनमें ना कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके वो जजमेंट देते हैं, रेप केसेस को लेके जजमेंट दिए उन्होंने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनफिडेलिटी, अडल्ट्री, उसके बाद सेम सेक्स मैरिज को लेके जो जजमेंट दिए जाते हैं। तो ऐसे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इम्बाइब होनी चाहिए उसके अंदर। आप समझ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को अपहोल्ड होना चाहिए, उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट द मीन ऑफ दिस, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। गेट इट? जजेस का टेन्योर कितना होता है? जजेस जो होते हैं वो ऑफिस के अंदर 65 ईयर्स तक ऑफिस होल्ड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो रिगार्डिंग टू इज एज, कोई भी क्वेश्चन उसके एज को डिटरमाइन जो करता है अथॉरिटी इन अ सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। कोई भी पार्लियामेंट अगर जो आंसर प्रोवाइड करेगा उसके थ्रू ही उनका वो भी होता है एज का मैटर। रिज़ाइन कर सकता है कभी भी, राइटिंग के अंदर प्रेसिडेंट को कभी भी रिज़ाइन कर सकता है। तो आई होप किसी ने पूछा था कि रिज़ाइन कैसे होता है, तो वो अपना रिज़ाइन खुद ही दे देता है। उनको लगता है कि हाँ अब नहीं, गलत हो रहा है, या जो भी उनकी इशू हो, कोई हेल्थ इशू होता है, किसी भी तरह के कोई इशू होता है, वो रिज़ाइन दे देता है राइटिंग को कि भाई अब हम नहीं कर पाएंगे इस पोस्ट को, तो हम रिजाइनिंग। He can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament। पार्लियामेंट अगर रिकमेंड करती है कि इसको इनको ऑफिस से हटा दो, तो जजेस को हटा दिया जाता है ऑफिस से, प्रेसिडेंट हटाता है। और आपको तो पता ही है, प्रेसिडेंट जो होती है उस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस जो होती है वो बाइंडिंग होती है। तो अगर पार्लियामेंट में बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको हटाने का, तो प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर।
गॉट इट? समझ आ रहा है ना? थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई कि आपको समझ आए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम धीरे धीरे भी चल सकते हैं, लेकिन आपका सिलेबस काफ़ी चीज़ें जो पूरी करवानी है, उसके बाद आपके आंसर राइटिंग सेशंस भी लेने हैं, एथिक्स भी करवाना है, काफ़ी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। लेकिन मैं मेक श्योर करो कि आपको समझ आ रहा हो। आई नो तो टेक्निकल लैंग्वेज है, डिफ़िकल्ट है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आप 24 में भी दे रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन 25 में दे रहे हो तो और धीरे पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, ठीक है? मुझे बताइए आप कब मतलब कब दे रहे हैं एग्जाम, कब दे रहे हैं? 25 में दे रहे हैं, 2025 में दे रहे हैं, या 2024 में दे रहे हैं, या कोई अपियर हो रखा है? लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। बताइए अपने बारे में कि कब दे रहे हैं आप एग्जाम, कमेंट्स करके बताइए। आई विल सी दैट। नाउ आगे, अब नाउ किसी ने सवाल पूछा था कि रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है, देख लीजिए इस तरीके से किया जाता है। ओके, सब लोग 2025 क्या है, दैट्स ग्रेट। तो आपको बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, एकदम समझ समझ के पढ़ना चाहिए। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिए, नहीं सॉल्व होता है उस टाइम पर डाउट तो आप मैसेज कीजिए, बट आपको डाउट्स लेके घर नहीं जाना है, डाउट्स लेके आपको नहीं सोना है, नहीं, आपको डाउट्स पूछने ही हैं। और आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छा किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बना सकते हो। ओके, नाउ रिमूवल ऑफ जजेस। तो जजेस का रिमूवल किस तरीके से किया जाता है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर देता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन। अब किस तरीके से किया जाता है कि तभी करता है जब पार्लियामेंट कोई अपना बता देता है। जैसे मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट बोल देता है कि नहीं अब इन जजेस को रिमूव करना है, कोई इनका मिसबिहेवियर हो गया, कोई भी रीज़न हो गया, वो नीचे हम देखेंगे दो ही क्राइटेरिया होते हैं। तो उस बेसिस पे पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं इनको हटाना है तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देगा जजेस को। एड्रेस मस्ट बी, अब किस तरीके से होता है ये देखिए। पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। प्रेसिडेंट रिमूवल इशू करता है कब? जब पार्लियामेंट ने बोला कि आज, जैसे मान लो 29 मार्च है, आज सेशन हुआ लेट्स से, तो 29 मार्च को प्रेसिडेंट ने बोला कि हमें हटाना है जजेस को, तो प्रेसिडेंट उसी सेशन के अंदर वो प्रस्तुत करेगा पार्लियामेंट के सामने कि सेशन रिमूवल ऑफ जजेस करके एक टॉपिक होगा वो, तो उस पर फिर वोटिंग होगी। ये देखो, ये एड्रेस कौन सपोर्ट करना चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस। ईच हाउस बोले कि हाँ हटा दो भैया, रख दो, कर दो ये पेश प्रेसिडेंट को, वो रखेगा, ठीक है। लेकिन इसके दो ही ग्राउंड होने चाहिए, या तो मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। या तो किसी ने जजेस ने मिसबिहेव किया हो, या इनकैपेसिटी मतलब अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया हो। आई नो बोथ दीज आर दिस सब्जेक्टिव है, लेकिन यही दे रखा है क्राइटेरिया। जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था। जजेस इंक्वायरी एक्ट में ये बोला गया था कि रिमूवल मोशन जो होते हैं वो 100 मेंबर साइन करेंगे लोकसभा में, और 50 मेंबर अगर राज्यसभा इनिशिएट कर रही है तो वो स्पीकर को देंगे, और राज्यसभा किसको देंगी? चेयरमैन को देगी। रिमेंबर, लोकसभा किसको देंगी? स्पीकर को, और राज्यसभा किसको देंगी? चेयरमैन को। कौन होता है चेयरमैन राज्यसभा का? अभी राइट नाउ कमेंट्स करके बताइए। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी, अगर आपको पता भी है तब भी बताइए मुझे। स्पीकर चेयरमैन उनको एडमिट करता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि नहीं मुझे ये एडमिट नहीं करना है। अगर ये एडमिट होकर दिया जाता है तो स्पीकर चेयरमैन वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 3 मेंबर कमेटी को, जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे ना जजेस को, कि जजेस का क्या इन्वेस्टिगेशन है, किस बेसिस पे हटाया जा रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगी पूरी तरीके से। अगर कमेटी जो होती है वो कौन कौन होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये इतने मेंबर होते हैं कमेटी के अंदर, वो कि देखते हैं कि हटाना है कि नहीं हटाना है। फिर कमेटी ने देख लिया कि हाँ जज ने इस तरीके से गिल्टी किया है या मिसबिहेव किया है या इनकैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम किया है, तो और फिर वो मोशन फिर वो कमेटी जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और वो जो मोशन प्रेसिडेंट ने पास किया था वो अगर दोनों हाउस साथ में पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या देखा आपने कि प्रेसिडेंट के पास इसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जजेस को रिमूव करने की। पार्लियामेंट उनको बताता है, पूरी इस तरीके से प्रक्रिया रची जाती है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, इस तरीके से ही इनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, फाइनली प्रेसिडेंट एक ऑर्डर देता है और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस तरीके से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो आई होप जिन्होंने ये डाउट पूछा था कि रिमूवल कैसे होता है, रेजिग्नेशन कैसे होता है, आई होप उनका क्लियर हो गया होगा। अपॉइंटमेंट देखा
अब रिमूवल भी आपने देख ही लिया किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से रिमूव किया जाता है। कोई डाउट यहाँ तक? रिप्लाई कोई डाउट यहाँ तक? अगर डाउट है तो हम उसको क्लियर करते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। या तो फिर मैं समझा अच्छा रही हूँ, या आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है। कोई डाउट नहीं आ रहा है किसी को, सिर्फ एक डाउट आया था जो कि हो गया टॉपिक से रिलेटेड। कोई डाउट नहीं है, मतलब आप क्या है फिर, आप अच्छे स्टूडेंट्स हो फिर तो दैट्स ग्रेट कि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं, ज़्यादा उनको समझाना नहीं पड़ता, क्लियर हो जाता है उन्हें। गुड टू नो। चलो, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है दिल्ली एज अ सुप्रीम कोर्ट की सीट को, लेकिन ये ऑथराइज करता है कि पार्लियामेंट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अदर प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये ऑथराइज करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास ये पावर है कि वो चाहे तो दूसरी सीट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ले सकते हैं। अभी तो फिलहाल हेडक्वार्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वो दिल्ली के अंदर है। ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स। ऐसे नहीं है कि जजेस को आज अपॉइंट कहीं और करना है, सीट कहीं और बनानी है, चले गए। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिएगा। और प्रेसिडेंट को कहाँ का अप्रूवल चाहिएगा? पार्लियामेंट में। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही है जो बनाएगी सुप्रीम कोर्ट की जज की कहीं और सीट या कुछ और किसी के पास कोई पावर नहीं है प्रैक्टिकली अगर देखें तो। दिस प्रोविजन इज ओनली, आई होप आप लोगों ने अपना ऑप्शनल चूज़ कर लिया होगा। क्या आप लोगों ने अपना ऑप्शनल चूज़ किया है? यहाँ पे ऑप्शनल देख के मुझे याद आया, क्या आप लोगों ने अपना ऑप्शनल चूज़ किया है कि आप लोगों को कौन सा ऑप्शनल लेना है? बताइए मुझे, हाउ मैनी ऑफ यू हैव चोजन ऑप्शनल, और क्या क्या बेसिस है आपका ऑप्शनल का? आपने कोई ज्योग्राफी लिया होगा, किसी ने PSIR, फिलोसफी, कोई भी ऑप्शनल है बताइए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कौन से ऑप्शनल लिए हैं आपने, चूज़ किए हैं तो किस बेसिस पे किए हैं मुझे वो बताइए। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ओके, ये प्रोविजन ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कोर्ट जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस को कि एक प्लेस को इस तरीके से बनाया जाए। ओह गुड, दैट्स ग्रेट। हिस्ट्री ऑप्शनल, सोशियोलॉजी, क्वाइट इंटरेस्टिंग। स्टार्ट कर दिए पढ़ाई करना, ये भी मेंशन करके बताइए। नाउ कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिसिंग एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट। आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है। कोई डाउट आता है तो पूछिए, आस्क मी एनी डाउट। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसे कि आर्टिकल 143 है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को देखता है जो कि बेंच डिसाइड करती है, जिसमें एटलीस्ट 5 जजेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 5 जजेस होने चाहिए। बाकी जो केसेस हैं वो सिंगल जजेस और डिवीजन बेंच से हो जाते हैं। जजमेंट्स जो है वो ओपन कोर्ट के अंदर डिलीवर किए जाते हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो और चाहो तो उस तरीके से भी देख सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आती है, हमने देख लिया अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, रिमूवल किस तरीके से होता है, क्वालिफिकेशंस क्या। नाउ अब जुरिडिक्शन क्या क्या होता है। ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस को अपने अंदर ले ले। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट में कोई लड़ाई हुई या डिस्ट्रिक्ट में कोई सिविल केस आया, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाता है। किस केसेस में पहुंचते हैं? मैम जो 5 जजेस है वो सुप्रीम कोर्ट के रहेंगे ना, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहेंगे। वो 5 जजेस कमेटी बनती है उन लोगों की, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, ओके। तो इनकी जुरिडिक्शन क्या क्या है? ओरिजिनल, रिट, एपीलेट, क्या अपीलेट जिसको बोलते हैं, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो ये इतनी सारी इनकी पावर है। तो क्या क्या इनका जुडिक्शन रहता है वो हम देखते हैं। जब को लगे ना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, लेट मी टेल, आप मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना, आई स्टॉप देयर ओनली।
क्योंकि सिर्फ ज़्यादा पढ़ना मोटिव नहीं होता, क्वांटिटी वाइज पढ़ना मोटिव नहीं होता, मोटिव होता है क्वालिटेटिव पढ़ना। तो जब भी आपको लगे जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिल्कुल चिल होके हम करेंगे, इंटरेक्टिव सेशंस रखेंगे इनको। जब भी आपको लगे कि अभी समझ नहीं आ रहा पूछ लीजिए क्वेश्चंस, या लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है मैम बस कीजिए, बहुत बोर कर दिया आपने हमें, बता दीजिए, आई विल स्टॉप देयर ओनली। ठीक है। नाउ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो होता है उसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल उन्हीं की रहेगी। तो फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स जो भी किसी के बीच में होता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, सेंटर स्टेट्स और बहुत सारे स्टेट्स के बीच में। जैसे मतलब मान लो एक तरफ सेंटर है, लेट्स से, हाँ एक तरफ सेंटर है दूसरी तरफ स्टेट है, ये लड़ रहे हैं आपस में, उसमें जाएगा। सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, और दूसरी तरफ कोई दूसरा स्टेट हो गया तो चला जाएगा। या कोई दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं तो वो किस में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा। तो वो किसके अंदर जाएगा, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है, इसी के अंदर ये केस आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये एक्सटेंड नहीं करती है। अगर मान लो जो सेंटर और स्टेट लड़ रहे हैं या स्टेट और स्टेट ही लड़ रहे हैं अगर, तो ये ऐसा नहीं कि सारे ही कोई भी आपस में लड़ाई हुई, वाटर डिस्प्यूट या कुछ भी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, चलेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट है वो, ऐसा थोड़ा ना कि आप कभी भी चले जाओगे। किस किस केस पे नहीं जा सकते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा बाकी सब केस में जा सकते हैं। डिस्प्यूट राइजिंग ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई ट्रीटी हुई हो, अंग्रेजों के टाइम पे या ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो भी ट्रीटी हुई है, महाराजाओं के टाइम पे कोई ट्रीटी हुई हो। फेडरल कोर्ट का वर्क यही होता है। फेडरल कोर्ट इसलिए बोला जाता है कि स्टेट और सेंटर के दोनों को मैटर्स को, डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, तो उसको फेडरल कोर्ट बोला जाता है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। अमेरिका में से फेडरल कोर्ट बोला जाता है। ओके नवनीत, कोई भी अग्रीमेंट हुआ हो, एंगेजमेंट, सनद और कोई भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले साइन हुए, वो केसेस नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट जो कि अग्रीमेंट जो कि स्पेसिफिकली प्रोवाइड कराती है इंटरस्टेट वाटर को, नहीं जाएगा। अगर इंटरस्टेट वाटर जाता है, इमेजिन करो कितने सारे स्टेट्स पानी के लिए लड़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो केस कब के सॉल्व हो चुके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स नहीं जाते हैं, ठीक है। कोई भी मैटर जो कि रेफर्ड है फाइनेंस कमीशन को, वो नहीं जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, पेंशन जो होती है उनके केसेस जो होते हैं वो नहीं जाएंगे। कोई भी डिस्प्यूट जो होता है कमर्शियल नेचर का होता है सेंटर और स्टेट्स का, वो नहीं जाएगा। रिकवरी ऑफ डैमेज बाय द स्टेट्स अगेंस्ट द स्टेट, कोई भी डैमेज किया है, रिकवरी की है, तो स्टेट अगर सेंटर से डिमांड करता है वो केसेस नहीं जाएंगे। लिस्ट को देखिए, कोई भी डाउट हो पूछिए मुझसे। ओके, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, कोई भी डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई मतलब वो फाइटिंग वाली लड़ाई है। डिस्प्यूट मतलब कि उनको कुछ और चाहिए, स्टेट को कुछ और चाहिए, तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहता है बातों से, पॉलिसीज से, ऐसा नहीं करेंगे अनशन वंशन होके, तो उसको डिस्प्यूट बोलते हैं। तो हम फाइटिंग को अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्प्यूट, ठीक है। आप भी अब से यही बोलिए कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में डिस्प्यूट हो गया, मेरे और मेरे फादर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, लाइक दैट। डोंट से फाइट। सिविल सर्विस एस्पिरेंट, ट्राई टू यूज द कीवर्ड्स यूज कीजिए। ओके, जोक्स अपार्ट, नाउ रिट जुडिक्शंस। रिट जुडिक्शंस क्या होती है? रिट जुडिक्शंस वो होते हैं जो कि डायरेक्ट, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जो भी केसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि रिट जुडिक्शन के अंदर जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट एज अ गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन जो होता है वो बोला जाता है। ये 2015 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, हु इज़ द प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट भी था ऑप्शन में, लोग प्रेसिडेंट मार्क करके आए थे क्योंकि उनको लगता है कि ये ज़्यादा फेमिलियर है, बट आंसर जो था वो सुप्रीम कोर्ट था। ओके, सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर टू इशू रिट जुडिक्शन, जिसमें ये होती है हैबेस कॉर्पस, मैंडेमूस, प्रोहिबिट, क्वारंटो एंड सर्ट्यूरी। ये हम फंडामेंटल राइट्स जब चैप्टर करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसका मतलब क्या होता है।
इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन है। इसका मतलब ये वो वाले ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट को कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो सिटीजन के पास राइट है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए। हाई कोर्ट में उसको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की ज़रूरत है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इस केस में इसकी ओरिजिनल जुडिक्शन है। अग्रीव सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरी बाय द वे ऑफ अपील। अपील का मतलब होता है कि हाई कोर्ट में जाके फिर अपील नहीं करेंगे और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, नाउ अपीलेट जुडिक्शन। अपीलेट जुडिक्शन का मतलब होता है कि कोई भी अपील जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में की हो, अपील आपने सिविल मैटर्स में की हो, अपील क्रिमिनल मैटर्स में की हो या अपील आपने स्पेशल बाय लीव की हो, तो उसमें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपीलेट जुडिक्शन रखता है वो हम आगे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर अपील जो होती है सुप्रीम कोर्ट बनाता है अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट। इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि केसेस जो इन्वॉल्व कर रही है सब्सटेंशियल क्वेश्चन है या इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई रॉन्गली डिसाइड किया है तो वो तरीके से किया जाता है। सिविल मैटर्स के अंदर कोई भी सिविल डिस्प्यूट्स हो, ग्रेटर इंपॉर्टेंस हो, कोई भी डिसाइड करता है मैटर सुप्रीम कोर्ट, वो सिविल मैटर्स में जाता है। क्रिमिनल मैटर्स देख लीजिए। क्रिमिनल मैटर्स कोई भी अगर किसी को अक्वेटल किया हो, अक्यूज पर्सन को सेंटेंस दे दी हो डेथ को, या कोई भी केस से सुप्रीम कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट से लिया हो और फिर उसको सेंटेंस दे दी हो या सर्टिफाई कर दिया हो कि हाँ ये पावर सिर्फ थ्योरेटिकल है, एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बट आप एक बार देख लीजिए, फिर भी कई बार पूछा जाता है और हमें जो पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है तो हम लिख देते हैं या हम आंसर कर देते हैं उसके बेसिस पे। ओरिजिनल और रिट जुडिक्शन इंपॉर्टेंट है उसकी जो हमने कवर की है। स्पेशल लीव ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 142 होता है इसका, ठीक है। स्पेशल लीव का मतलब होता है कि कोई भी मैटर्स जो जजमेंट पास करता है कोई भी कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, जिसमें वो स्पेशल लीव के थ्रू करता है, ठीक है। इसके 4 एस्पेक्ट होते हैं। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, इसको क्लेम नहीं कर सकते एज ए मैटर ऑफ राइट। ये ग्रांट कोई भी जजमेंट को ग्रांट किया जा सकता है चाहे वो फाइनल हो या इंटरलॉक्टरी हो। ये कोई भी मैटर हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स रिलेटेड ये मैटर हो सकता है। ये कोई भी कोर्ट के अंदर ग्रांट किया जाता है ट्रिब्यूनल के अंदर, लेकिन नेसेसरी नहीं कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट ही किया जाए। एडवाइजरी जुडिक्शन एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, ये जब गवर्नमेंट खुद मांगती है और या फिर ओवरऑल भी खुद भी दे सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद मांगती है तो, लेकिन इन फर्स्ट केस यानी कि जब भी कोई भी मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी कि वेरी गुड, आर्टिकल 142 स्पेशल लीव। अगर अंकुर ने आंसर दिया है 142 आर्टिकल, दैट इज अ स्पेशल लीव आर्टिकल, ठीक है। अगर कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस हो या पब्लिक इंपॉर्टेंस हो तो जो पब्लिक उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की है वो रिफ्यूज़ कर सकता है एडवाइस देना। लेकिन कोई भी डिस्प्यूट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से आ रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से आ रहे हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी नहीं होता, उसको देनी ही पड़ती है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट उसकी फॉलो कर भी सकता है एडवाइस को सुप्रीम कोर्ट की और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। कोई डाउट अब तक? एनी डाउट? क्लियर है सब? ग्रेट। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो होती है वो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनएक्टिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि जैसे कि आप अभी भी देखते होंगे कुछ केसेस जो सॉल्व करते हैं, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जुडिशियल उनको जाके अपने ही जजमेंट्स को देख के वापस देखती हैं कि हमने उस टाइम पे जजमेंट सही दिया था नहीं दिया था। ये इसलिए होता है कि हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, रूल्स चेंज हो रहे हैं, रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। जो जुडिशियल खुद जाके देखते हैं कि हमने जो ये जजमेंट दिया था उस टाइम पे, क्या ये जजमेंट सही है या ये जजमेंट सही है तो क्यों सही है, नहीं सही है, तो खुद के जजमेंट्स को भी रिव्यू करता है, दैट इज अ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अगर वो कोई भी मानते हैं, जैसे लिखा है इसमें, इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अल्ट्रा वायरस दे कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसलिए दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, वो इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं कोर्ट के अंदर।
कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जो भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, दैट इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। दूसरी पावर्स भी हैं, ये डिसाइड करता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो इनसे जो भी मैटर आता है वो डिसाइड करता है ये। इसके अंदर ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव पावर है और इसकी फाइनल अथॉरिटी है। इट इंक्वायरिंग टू कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी, उनके बिहेवियर के अंदर वो देखता है कि यूपीएससी के मेंबर और कंडक्ट है वो बिहेव प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो फाइन करता है उनको गिल्टी और मिसबिहेव तो वो मतलब उनका रिमूवल किया जा सकता है। ये हमने पिछले में देखा था कि रिमूव कैसे किया जाता है। यह अभी देखा था जुडिशियल रिव्यू इसको कहते हैं। इट हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर, ये खुद के जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजन, ये बाउंड नहीं होता अपने प्रीवियस डिसीजन से कि इसने हमने प्रीवियसली अगर हमने ये बोला तो अभी भी हम यही जजमेंट देंगे, नहीं, वो अपना जजमेंट चेंज कर सकते हैं विद द टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि चेंजेस होते हैं जजमेंट्स के अंदर। सो आई थिंक जुडिशरी का तो आई थिंक ठीक है, हमने कर लिया ये कवर। सुप्रीम कोर्ट हो गया, इश्यूज, इंटेग्रिटी। ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मैं आपको बताती हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, या प्लीज़ इसको देखिए, ये विलियम हॉवर्ड टैफ्ट ने बोला था जो कि प्रेसिडेंट थे यूएस के। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया था, प्रेसिडेंट कम एंड गो बट द सुप्रीम कोर्ट गोज ऑन फॉर एवर। इसका मतलब क्या है, मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे इसका कमेंट्स में बताइए। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट आते हैं और जाते हैं बट सुप्रीम कोर्ट हमेशा रहता है। तो क्या इंटरप्रिटेशन निकाला है आपने इस स्टेटमेंट का, क्योंकि आपको ऐसे का पेपर भी तो देना है, तो आपको ऐसे भी तो आना चाहिए कि आपको क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हो आप किसी स्टेटमेंट का, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट सेम नहीं होते, ऑल द जजेस भी सेम नहीं होते, लेकिन उनके जो कुछ जजमेंट्स होते हैं ना, ये उनके लिए है कि वो तो हमेशा ही रहते हैं। उनकी जो जुडिशरी जो रिव्यू है या वो तो हमेशा ही रहेंगी ना। आज अगर 10 साल पहले किसी ने जजमेंट पास किया है, उससे रिलेटेड एट प्रेजेंट लॉ बना है या वो चीज़ें पास हो रही है, वो जजमेंट हमेशा रहेंगे। जैसे कि सेक्शन 377 था, वो हमेशा था जजमेंट, अब जाके उसको चेंज किया है, तो डैट लीव्स ऑन फॉरएवर। प्रेसिडेंट आते हैं जाते हैं बट जुडिशरी यानी कि जो न्याय है, जस्टिस है, वो हमेशा रहेगा। अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिली है तो वो रहेगी ना, फिर बाद में मौत से मिल जाए, लेकिन वो टाइम पीरियड तो चला गया। प्रेसिडेंट आते जाते रहते हैं। यहाँ जुडिशरी का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है यहाँ पे जुडिशरी, जस्टिस का मतलब, यहाँ का मतलब है जस्टिस। जस्टिस हमेशा रहेगा। सो आई होप थोड़ा क्लियर है। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ऐसे के अंदर आपको यूज आएगा। ये हमने कर दिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम देख लेते हैं, और एक्ट 1773 से बना था। एक्ट ऑफ 1935 मैंने आपको बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट फिर एग्जिस्टेंस आ गई थी 26 जनवरी को। ये सब हमने कवर कर लिए हैं। ये जस्ट कि दिस इज़ अ सेकंड पीपीटी जिसमें मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है। आई टोल्ड यू ही इज़ अ फाइनल प्रोटेक्टर, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज़ अ प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दीज टू कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आर्टिकल्स मैंने अभी आपको बताया है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सीट सुप्रीम कोर्ट की, मुझे बताइए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन डिसाइड करता है? प्लीज़ राइट नाउ, अभी ये टेस्ट है, कमेंट में बताइए कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन डिसाइड करता है। आई एम जस्ट चेंजिंग द स्लाइड, लेट मी नो, क्योंकि जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है कौन रिकमेंड करता है, कैसे करता है। जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हमने कर लिया है। वी हैव फिनिश द कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले मुझे बताइए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताइए, हम क्लास वाइंड अप करेंगे उसके बाद। कोलिजियम सिस्टम वी विल डिस्कस टुमारो। अगर नहीं डिस्कस होता है तो इनिशियली मुझे प्लीज़ बता दीजिए, अगर मैं भूल जाऊँ आगे पढ़ाने लगूँ तो मुझे कल बता दीजिए कि मैम कोलिजियम रह गया था, कंसल्टेशन रह गया था, वो हम स्टार्ट करेंगे। नवनीत ने लिखा है प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट? पूरा सेंटेंस लिखिए। कौन डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट की सीट? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है।
आप लोग बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हैं। ये है इसका आंसर। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, नहीं, डिसाइड नहीं करते हैं, ऑथर सीजीआई डिसाइड करता है विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अप्रूवल देता है। ये था। प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड कर रहा है? अप्रूवल प्रेसिडेंट का मिलेगा, डिसाइड सीजीआई बोलेगा नहीं हमें हमें मुंबई रखनी है सीट, लेकिन अप्रूवल प्रेसिडेंट का होगा। तो फर्क है, प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता है, सीजीआई डिसाइड करता है ऑन द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ये समझ आया आपको? मुझे आप पहले ये बताइए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ पढ़ लीजिए। 2025 अभी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पढ़ते रहोगे तो प्रोसेस में रहोगे, पढ़ाई छूट गई तो फिर नहीं समझ आएगी चीज़ें। कंसंट्रेशन अपना, आई रिक्वेस्ट, क्लास चल रही हो, कंसंट्रेशन यहीं पे रखिए। मोबाइल, जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कॉल थोड़े देर बाद में बात कर लीजिए। क्लास 1.5-2 घंटे की तो क्लास होती है, उसके बाद कर लेना मैसेज, रिप्लाई कर देना, कॉल बैक कर लेना। इंस्टाग्राम पे मेम देख लेना, लाइक बाद में कर लेना, कमेंट कर देना। यहाँ पे कमेंट पे फोकस कीजिए। अभी लाइव क्लासेस है, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, बट मैं इसको कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशंस बने। तो यहाँ पे आप कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। 2025 में देना है अटैम्प्ट, आई एग्री, बट वो अभी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। होली दिवाली निकल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। न्यू ईयर आ जाएगा, फिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ये सब त्यौहार आ जाएंगे, नहीं पता चलेगा आप लोगों को। तो थोड़ा थोड़ा सिंसियरली डेली पढ़िए, 3-4 घंटे निकल जाएगा आप लोगों का भी, और मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। तो बाद में हम क्लास के बीच में अटेंटिव रहेंगे। उसके बाद आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट में मेरे को नेक्स्ट कल बताना, जो भी आपके डाउट्स हो। और जो भी आपके भाई बंधु या फ्रेंड्स हैं जो भी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको समझाइए क्लास अटेंड करें। लाइव क्लासेस का थोड़ा अलग होता है, और रिकॉर्डेड तो आप फिर अपने हिसाब से देखते हो। आज प्रेसिडेंट देख लिया, कल उसकी पावर देख ली, दोनों में लिंक ही नहीं कर पा रहे हो। तो इससे अच्छा है, इट्स बेटर कि आप लाइव क्लासेस पे आ जाइए। क्या फ़ायदा, 2 घंटे की तो क्लास होती है, लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए भी, ठीक है। कोई डाउट जाने से पहले? कोई डाउट हो तो बताइए, अभी रिजॉल्व करते हैं। आज का लेक्चर समझ आया? आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताइए। कोई आज के लेक्चर से डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नो 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 नो, कोई डाउट नहीं है।